आइए अब हम बात करते हैं सरल अणुओं के लिए लुईस संरचना की। तो सरल अणुओं की लुईस संरचना बनाने के लिए हमें कुछ निश्चित पदों का अनुसरण करना होता है। उसके अनुसार हम अनुसरण करेंगे तो आसानी से संरचना बना सकते हैं। पहला काम हमें ये करना होता है कि जो अणु बन रहा है उस अणु में कुल कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। जो संयुक्त होने वाले अणु हैं, परमाणु हैं, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग हमें प्राप्त करना होता है। इसके लिए हम सभी अणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन में एक कार्बन होता है, तो उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो प्रत्येक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होकर के कुल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इस तरह से कुल 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाना है। तो हम पहले दर्शाए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरह निकाल सकते हैं। और तत्वमयी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 धन 2 गुणे 6 यानी 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन होंगे कुल। तो इस तरह से हम प्रत्येक अणु के लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। इनको हमें लुईस संरचना में दिखाना होता है। दूसरा काम हमें करना है ऋणायनों के लिए। यदि आयन है, मतलब परमाणु अणु नहीं हो के आयन है, तो जितने भी परमाणु होते हैं सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग कर देते हैं और उसमें हम ऋणावेश की संख्या को जोड़ देते हैं, क्योंकि एक ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन अधिक मिलने पर होता है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उस पर एक ऋणावेश होगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उस पर 2 ऋणावेश होंगे। तो ऋणावेश की संख्या यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाती है। तो हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कार्बोनेट अणु आयन है CO3 2 माइनस आयन, इस पर 2 ऋणावेश हैं। तो पहले हम कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें 4 और 3 ऑक्सीजन हैं, तो 3 गुणे 6 ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ऋणावेश हैं, 2 ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से 4 और 18 और 2 यानी ये हो गया 18 और 4 22 और 2 24 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इस तरह से हम ऋणायन के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। यदि धनायन है तो धनायन आपको पता है धनायन कब प्राप्त होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। जिसमें एक धनायन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, जिसमें 2 धनायन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो धनायन के लिए परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। तो हम पहले जो आयन है, आयन की धनायन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको चाहिए, तो पहले जो परमाणु बना है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं और उसमें से धनावेश वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देते हैं, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन कम हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम लिया है यहाँ पे। नाइट्रोजन में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि हाइड्रोजन 4 हैं इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए कुल। NH4 में कुल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब NH4 प्लस है यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें से, तो 9 में से 1 कम कर दिया तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकाल लेते हैं। कोई भी स्पीसीज है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता होना चाहिए, उतने हमें प्रतीकों द्वारा दर्शाना आवश्यक होते हैं। अब परमाणु के रासायनिक प्रतीकों को अणु की आधारभूत संरचना के क्रम में लिखते हैं। यानी इसका जो स्केलेटन होता है, उसका जो आधारभूत संरचना होती है, उसको अपन किस क्रम में रखते हैं, इसके लिए कुछ संकेत हैं। जैसे हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा हाइड्रोजन बाहरी तरफ होता है क्योंकि एक ही तरफ से जुड़ेगा जी। दूसरा जो सबसे अधिक ऋणविद्युत तत्व है जैसे फ्लोरीन है, ये सबसे अधिक ऋणविद्युत तत्व है, तो फ्लोरीन भी हमेशा छोर पे ही रहता है। फ्लोरीन कभी 2 तरफ से नहीं जुड़ता। अच्छा, जो सर्वाधिक धन विद्युत यानी सबसे कम ऋण विद्युत तत्व है उसको हम सेंटर में रखते हैं, यानी जो न्यूनतम विद्युत ऋणी तत्व है उसको ही हम केंद्र में रखते हैं। बाकी जो अधिक ऋण विद्युत तत्व है वो पेरिफेरल यानी बाहर की तरफ होता है। अब एकल बंध द्वारा जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं
पहले हम एकल बंध द्वारा सहभाजित करते हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। इसके बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम लोन पेयर यानी असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रखते हैं, यानी दो दो के जोड़े में रखते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में इनको रखते हैं और अष्टक पूर्ण करते हैं। पहले हम जो आपका अधिक ऋणावेश तत्व है, यानी अधिक ऋण विद्युत तत्व है, उसकी अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। यदि एक बंध माने एक सहसंयोग बंध बनाने पर अष्टक पूर्ण नहीं होता है तो हमें फिर द्विबंध बनाना होता है और शेष इलेक्ट्रॉनों को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रखते हैं। तो अष्टक पूर्ण हो जाता है, ठीक है। यदि अष्टक फिर भी पूर्ण नहीं होता है तो फिर हमें त्रिबंध बनाना पड़ता है, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है। जहाँ जैसी स्थिति हो, सबसे पहले हम बंध बनाते हैं। बंध के बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन हैं उनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रखते हैं और इसके लिए सबसे प्राथमिकता किसको देते हैं? जो अधिक ऋण विद्युत तत्व है उसका अष्टक पहले पूर्ण करते हैं और फिर दूसरे का अष्टक पूर्ण करते हैं। इस तरह से सभी तत्वों के अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन है अगर तो उसमें हम दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के निकटतम जो अक्रिय गैस हीलियम है उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण अपन देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में दो तत्व हैं C और O। सबसे पहले हम इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करते हैं। कार्बन में 4 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, विन्यास आपको पता ही है, 1s2 2s2 2p2 है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4। तो ये कुल कितने हो गए? 4 और 6 10 कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। आधारभूत संरचना आपको पता ही है। यहाँ पे आप एक और ध्यान रखना है, जो अधिक ऋण विद्युत तत्व है वो हमेशा दाईं ओर होता है और उसकी तुलना में जो कम ऋण विद्युत तत्व है वो बाईं ओर होता है। अब सबसे पहले क्या करना है? आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो आपने एक सिंगल बॉन्ड इसमें बना दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे? अब इसके पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो पहले आप लोन पेयर रख करके ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण करें। तो देखिए आप हमने यहाँ पर ये आपका बंद बन गया, फिर 2 2 4 और 2 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन पूरा कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास? 8 के बाद 10 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे इस पर। तब भी हमें यहाँ देखते हैं कि 2 2 4 ही बचते हैं कार्बन के पास। तो ऐसे में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो हमें कोशिश क्या करना है? अब कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें क्या करना होगा? अब द्विबंध बनाना होगा। द्विबंध बनाने के लिए हम आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे दोनों के, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण करें। 2 और 2 4 पहले हो गए और 4 हमने 2 युग्म फिर लगा दिए अपन ने, तो इसके तो 8 हो गए। अब बचे कार्बन के लिए, तो इसमें 2 इसमें बचेंगे। अब कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब भी अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। अब हमें क्या करना होगा? त्रिबंध बनाना होगा। अब त्रिबंध बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर त्रिबंध बनाए, यानी 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण करने के केवल 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो एक यहाँ रख दिया, 6 और 2 8 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, जो बचे हैं 10। अब इसमें देखें तो इसमें भी कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 ये और 2 जी, इसमें भी 6 और 2 जी। तो इस तरह से ये तीनों परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो गए और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस संरचना तैयार हो गई। इसमें देखिए 10 बिंदु दिखाई दे। कभी कभी इनको बॉन्ड को हम रेखाखंड के रूप में भी दर्शा देते हैं और इलेक्ट्रॉनों को बिंदु बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम सरल अणुओं की लुईस संरचना बना सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, NO2 आयन की बात है। NO2-1 यानी इसमें एक ऋणावेश है। अब इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन में 6 6 दूनी 12 होंगी, तो 12 5 17 हो गए। एक ऋणावेश है इस पर, तो ऋणावेश का एक और जोड़ दो तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी आधारभूत संरचना बनाएं। तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युत है, तो ऑक्सीजन छोरों में रहेगी और नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा। अब सबसे पहले अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना है? एक एक बॉन्ड दोनों में बना दो। एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया।
अब ऑक्सीजन का स्टक पूर्ण करो, एक बॉन्ड हो गया जी इधर और एक इधर हो गया। अब 2 2 4 2 6 यानी 3 लोन पेयर रख दिए तो इसके 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब इसकी करो पूरी, 2 ये 3 पेयर इसमें रख दो, 8 इसके हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, 2 बचे तो 2 नाइट्रोजन पे आ जाएंगी। अब देखें ऑक्सीजन का तो अष्टक पूर्ण है लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं है, इसमें भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड बनाइए, हम यहाँ एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी 2 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए। दूसरे ऑक्सीजन में अब एक इलेक्ट्रॉन माने एक युग्म बना है, इसमें 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे। ये 6 पेयर रख दिया आपने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए पूरे, इसकी 8 हो गए। अब कितने बचे, 8 8 दूनी 16। अब 2 और बचे तो 2 नाइट्रोजन पर रख दिए। अब देखें नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। हाँ, नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही। इस तरह से तीनों के अष्टक पूर्ण हो गए। तो इस तरह से इसकी रूप संरचना किस तरह बनेगी। हाँ, इसमें एक और ध्यान रखना है, जब आयन है आवेश है तो बड़े कोष्ठक में रख करके और सबके ऊपर सम्मिलित आवेश रखते हैं। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और इसको पलट के रख सकते हैं। माने इसमें चूंकि ऑक्सीजन दोनों समान हैं तो आप इस पर भी बंद बना सकते हैं और इस पर ही बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, या तो आप इस तरफ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड बना के रखें, दाईं तरफ की डबल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर आप बाईं तरफ की डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से NO2 माइनस की लुईस संरचना बन जाती है। हाँ, अब हम बात करें फार्मूला आवेश की। अभी तक तो क्या था, जो लुईस संरचना है इसकी द्वारा अणु की जो वास्तविक आकृति है इसका ज्ञान नहीं होता है। आवेश किसी एक परमाणु पर ना होकर के संपूर्ण आयन पर दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखा आपने NO2 में आपने कोष्टक लगा के उसके बाहर दर्शाया। तो आवेश किसी एक परमाणु पर ना होकर के पूरे आयन पे होता है, लेकिन लुईस ने प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश भी आपको दर्शाया जा सकता है। इसकी जो लुईस संरचना में देखें तो प्रत्येक परमाणु पे अपना अपना फॉर्मल आवेश दिखा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसमें देखिए लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकालने के लिए हम पहले तो मुक्त परमाणु में संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, उसमें से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल इलेक्ट्रॉन संख्या को घटा देते हैं। अब जो बचेगा उसमें से जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके आधे इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। जैसे एक तत्व है, एक परमाणु है, तो एक साझे में उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको घटा देते हैं। इस तरह से जो राशि बचती है, यदि आपकी धन में राशि बचती है तो धनावेश होगा, ऋण में राशि बचती है तो ऋणावेश होगा। और जितने जैसे धन 1 है तो धन 1 धनावेश होगा, धन 2 है तो 2 धनावेश होंगे। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। आइए यहाँ हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन की जो लुईस संरचना है वो इस तरह बनती है। वो एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, और ये आपकी लुईस संरचना है ऑक्सीजन की, ओजोन की। 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इनको हमने पहचान के लिए नंबर दे दिया 1 2 और 3। अब इन तीनों पे अलग अलग फॉर्मूला आवेश की गणना करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 वाले पे लें। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में जो परमाणु होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी। अब सहभाजित युग्म कितने हैं, देखिए 1 सहभाजित युग्म और 2 जी, 3 सहभाजित युग्म हो गए। तो 3 युग्म के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 दूनी 6, और 6 का आधा करेंगे तो हो जाएंगे 3। तो फॉर्मल आवेश कितना होगा, पहले वाले ऊपर 6 यानी मुक्त परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस 1/2 सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये 6 में से 2 और ये -3, 6 में से 5 गए, 1 बचा। कितना है जी, धन का 1 है, इसी इस पर धन 1 आवेश होगा। पहले ऑक्सीजन पर धन 1 आवेश होगा। अब हम दूसरी की बात करें, दूसरे ऑक्सीजन की बात करें तो दूसरे ऑक्सीजन में लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्डेड पेयर हैं 2। देखिए यहाँ पे
क्या करेंगे हम, लोन पेयर हो गए 2, 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर हो गए 2, कुल इलेक्ट्रॉन 4, और ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 घटाएंगे आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के, और 4 का आधा घटाएंगे बॉन्डेड पेयर का, तो ये 6 ऋण 4 ऋण 2, ये प्लस माइनस 0 हो गया। इस पर कोई आवेश नहीं होगा, 0 आता है तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा। अब हम तीसरे ऑक्सीजन की बात करें। तीसरे ऑक्सीजन में आप यहाँ देखते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन में है 3, बॉन्डेड पेयर है 1, तो 3 लोन पेयर हैं, 1 बॉन्डेड पेयर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में है, एकाकी इलेक्ट्रॉन 3 है, इनके इलेक्ट्रॉन होगा 6, सहभाजित इलेक्ट्रॉन में है 1, जी असहभाजित 2 बार लग गया है तो वही बात है, लोन पेयर है, इसके इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो सहभाजित युग्म में 1, तो इसके कुल इलेक्ट्रॉन होगा 2, हमें 2 का आधा घटाना है, तो पहले 6 में से 6 घटाओ, माइनस 1/2 गुणन 2, यानी इसका आधा घटाएंगे तो 1 घटेगा, 6 से 6 कैंसिल, -1 बचेगा, तो तीसरे ऑक्सीजन पे 1 ऋण आवेश होगा। इस तरह से देखिए आप, पहले पे धन 1, दूसरे पे 0 और तीसरे पे ऋण 1, चूँकि 0 दिखाते नहीं है इसलिए ये कैसे लिखेंगे हम, फॉर्मल आवेश दिखाना है आपको, तो पहले ऑक्सीजन पे एक धन आवेश दिखाएंगे और तीसरे पे ऋण दिखाएंगे, इस पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम फॉर्मल आवेश की गणना कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल आवेश वास्तविक आवेश को प्रकट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों का केवल लेखा जोखा रखने में सहायक है। इससे विभिन्न संभव लुईस संरचनाओं में से जो अधिकतम स्थायी संरचना है उसको पहचान सकते हैं, यानी न्यूनतम ऊर्जा वाली जो संरचना है वही अधिक स्थायी होगा, और उसको हम इस फॉर्मल आवेश की गणना से पहचान सकते हैं। हम अलग अलग संरचनाएं बनाएंगे और उसमें जिसमें न्यूनतम फॉर्मल आवेश आएगा वो सबसे अधिक स्थायी मानी जाएगी। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली जो संरचना होती है जिसके परमाणु में न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो, यह केवल आबंधन की शुद्ध संयोजन की प्रकृति पर ही व्याख्या करती है, यानी अगर उपसय संयोजन है या कोई आयनिक बॉन्ड वगैरह बनते हैं तो फिर ये लागू नहीं होती है। यानी इसमें आपको केवल उन सहसंयोजक बंधों की व्याख्या कर सकते हैं जिनमें समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होता है, यानी सबके एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों की, क्योंकि आगे हम एक ऐसा बंध भी पढ़ेंगे जिसमें केवल एक तत्व के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम अष्टक नियम की कुछ सीमाओं की बात कर लें। यद्यपि अष्टक नियम ने तत्वों के गुणों को समझने में, यौगिकों को बनने की प्रकृति को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान की, इस तथ्य को भी काफ़ी हद तक समझाया, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें अष्टक अपूर्ण रहते हैं। ये मुख्यतः 4 से कम संयोजकता वाले, माने कम संयोजी इलेक्ट्रॉनों वाले होते हैं। जैसे लिथियम है, तो लिथियम में जब LiCl बनता है तो लिथियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसमें 2 बचते हैं। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हीलियम के जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। बेरिलियम में भी यही होता है, बोरॉन में भी यही रहता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इसमें केवल अंतिम कक्ष, पहला ही कक्ष बचता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे विषम इलेक्ट्रॉन अणु वाले होते हैं, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होती है, तो ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे NO और NO2 में, NO में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का तो अष्टक पूर्ण हो जाता है, डबल बॉन्ड बनाने पे इसका अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन इसके अष्टक में नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसमें केवल 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। यदि हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। NO2 में भी यही रहता है। इसलिए इस पर फिर माइनस आवेश आता है तो ये संतुलित हो जाता है। अगर ये NO2 है, चूँकि NO2 भी प्रकृति में पाई जाती है, तो इसमें भी नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु हैं, इनमें भी अष्टक पूर्ण नहीं होता,
ये भी अष्टक नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करते। कभी कभी कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें किसी परमाणु मतलब केंद्रीय परमाणु में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिनमें 3s3p के साथ साथ 3d कक्षक भी होते हैं। इन तत्वों में ऐसा होता है, उनमें केंद्रीय परमाणु की चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम PF5 फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोरीन में चूँकि 7 होते हैं, एक बॉन्ड सब बना लेते हैं और फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉनों से 5 सहभाजित गुण बन जाते हैं। अब लेकिन चूँकि 5 सहभाजित गुण होते तो फास्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फास्फोरस पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अष्टक से ज़्यादा हो गए। इसको हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट या प्रसारित अष्टक कहते हैं। SF6 की बात करें, इसमें सल्फर के चारों ओर 6 सहभाजित इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 6 यानी 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये भी प्रसारित अष्टक की उदाहरण है। और सल्फर के तो बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिनमें एक्सटेंडेड अष्टक होता है। एक्सटेंडेड ऑक्टेट देखिए, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, सल्फ्यूरस अम्ल ले लो, पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल इसके बनते हैं। इन सब में 6 से 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसमें आप 2 डबल बॉन्ड बनते हैं, यानी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। फिर 2 सिंगल बॉन्ड तो 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से इसमें सल्फर पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक्सटेंडेड अष्टक सल्फर में बहुत सारे अणुओं में देखने को मिलता है। उसके बहुत सारे यौगिकों में ऐसा होता है। ऐसे HCl2 में भी यही होता है। चौथी कमी अपन देखते हैं कि कुछ तत्व अष्टक पूर्ण होने के बाद भी कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं संयोग करती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जीनोन और क्रिप्टॉन के यौगिक बनाए गए हैं। जीनोन के भी कई यौगिक बनते हैं, क्रिप्टॉन के भी बनते हैं। ये आपके अष्टक नियम का उल्लंघन है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण है, फिर भी ये क्यों यौगिक बनाता है। 5वां है अष्टक नियम अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता, न ही ये अणु की ऊर्जा के संबंध में कोई स्पष्ट संकेत देता है, कौन सा अणु कितना स्थायी होगा। क्योंकि अष्टक तो बहुत सारे अणुओं के पूरे से जितने बनते हैं अधिकांश ही अष्टक पूर्ण होते हैं, लेकिन उनकी स्थायित्व में काफ़ी अंतर होता है। कुछ कम स्थायी होते हैं, कुछ अधिक स्थायी होते हैं। इस तरह से अष्टक नियम की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता कम नहीं आंकी जा सकती। अष्टक नियम ने रसायन के अध्ययन में काफ़ी योगदान दिया है।